हेलो एवरीबॉडी, हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। साथ में आप लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोग मान लीजिए 5 दिन पढ़ते हैं और फिर 2 दिन बीमार पड़ जाते हैं तो आप लोगों का 2 दिन बहुत क्रूशियल 2 दिन वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग व्यायाम कीजिए, सुबह या शाम में किसी भी टाइम रेगुलरली व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इसके अलावा अपने डाइट में आप कुछ फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, तो ये सब भी खाइए। इससे भी आप लोग का सेहत अच्छा बना रहेगा और साथ में आप लोगों को पढ़ने में भी कंसंट्रेशन बनेगा। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। चलिए आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू मई मंथ का साइंस रिपोर्टर देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हेल्थ एंड सैनिटेशन से। तो मोस्ट ऑफ द अपडेट्स जो हैं वो कोरोना से रिलेटेड ही होते हैं, तो उसी के अंदर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हो गया हैंड सैनिटाइज़र। तो हैंड सैनिटाइज़र में बहुत सारे इनोवेशन हो रहा है आजकल नया नया। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इस सैनिटाइज़र में देखिए एक्टिव टी इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड किया गया है। यानी कि चाय के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको इसमें मिलाया गया है। साथ में अल्कोहल बेस्ड तो मोस्ट ऑफ द सैनिटाइज़र होते ही हैं, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, ये पैथोजेंस को मारता है। इसके अलावा नैनो सिल्वर साइड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है सैनिटाइज़र बनाने में। अब ये क्या है, एक तो नैनो लेवल पे होगा, उसके अलावा सिल्वर का इसमें यूज़ किया जाएगा, जिसके थ्रू साइड का मतलब होता है किल करना, तो इसको यूज़ करके पैथोजन को किल किया जाएगा। ये नॉन अल्कोहलिक होगा और ये कोलोइडल सोल्यूशन होगा। अब एक कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि सेटल नहीं होता है, ये सस्पेंडेड ही रहता है। एग्जाम्पल्स के लिए अब जैसे जैसे कि एक लिक्विड में कोलॉइड हो सकता है। आप लोग इसको डेली यूज़ करते हैं मिल्क को, इसको पीने में। तो मिल्क क्या है, एक लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड कोलॉइड है। इसके बाद मान लीजिए कि आप लोग शेविंग फोम यूज़ करते हैं, तो शेविंग फोम क्या है, शेविंग फोम जो है वो गैस इन लिक्विड है। फिर इसी प्रकार आप लोग जैसे जो पेंट का यूज़ होता है, तो पेंट क्या है, सॉलिड इन लिक्विड कोलॉइड है। तो कोलॉइड के इस तरह बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो नैनो सिल्वर साइड टेक्नोलॉजी में जो होगा ये केलोइडल सोल्यूशन होगा। फिर हर्बल सोप बनाया गया है। हर्बल सोप में नेचुरल सेपोनिन्स रहेंगे। अब सेपोनिन्स क्या है, नेचुरल सेपोनिन्स जो है बेसिकली एक फाइटोकेमिकल है, जो प्लांट्स से डिराइव्ड एक केमिकल है। फिर इसके अंडर हर्बल सोप के अंदर मिनरल ऑयल और सोडियम डो डिसाइल सल्फेट, जिसको एचडीएस शॉर्ट में बोलते हैं, ये नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये कुछ सैनिटाइजर रिलेटेड हो गया। इसके अलावा फुट ऑपरेटेड वाटर टैप बनाया गया है। अब यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग को हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, तो इस वजह से हैंड टचिंग नहीं होगी और हम लोग का हाइजीन बना रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई। इसके बाद टेस्टिंग पे आते हैं। तो टेस्टिंग में ऐसा कुछ देखिए, एक पेपर स्ट्रिप का यूज़ करके टेस्टिंग किया जा रहा है। इसमें क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। ये बेसिकली क्या है, ये एक जीन एडिटिंग टूल है। यानी जो अलग अलग जीन होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, तो उसको उसकी एडिटिंग में ये जो क्रिस्पर कैस9 है हेल्प करता है, और इसी को यूज़ करके हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं कोविड-19 का। इंटरेस्टिंगली टेस्टिंग में हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी यूज़ करने वाले हैं। ये बेसिकली एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है जो कि किसी सैंपल के एनालिसिस में हम लोग यूज़ करते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को। फिर हम लोग आईजीएम आईजीजी बेस्ड टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करने वाले हैं। अब ये क्या होता है, ये आप सोच रहे होंगे। देखिए हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ 5 प्रकार की होती हैं। आईजी का यहाँ पे हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन, ये आईजी का फुल फॉर्म हो गया। तो 5 प्रकार के आईजी होते हैं। एक तो आईजीएम हो गया, एक आईजीजी हो गया, इसके अलावा आईजीए होता है, फिर एक डी होता है और एक ई होता है। अब आईजीएम क्या है, ये हम लोग के शरीर में जो है सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है। किसी भी अगर मान लीजिए कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर एंटर किया, तो सबसे पहले ये वाला एंटीबॉडी जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। आईजीजी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे शरीर में पाया जाता है।
शायद इसी वजह से इन दोनों का इस्तेमाल क्योंकि हो रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। इसके अलावा IgA करके मैंने बताया, तो जब ब्रेस्ट फीडिंग होता है, जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो IgA जो है वो ट्रांसफ़र होता है, इसलिए बच्चे को फिर इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है उससे। एक IgE होता है, IgE में क्या है कि ये कोई भी अगर आपको एलर्जी है तो वैसे केस में IgE एक्टिवेट होता है। और IgD के बारे में हम लोग को भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो ये कुछ एंटीबॉडीज़ हो गई, इसका भी टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद डिसइंफेक्शन मशीन बहुत सारे अलग अलग तरह के बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ देखिए ये फ़ोन बूथ टाइप का एक ऐसा बनाया गया जिसको हम लोग डिसइंफेक्टेड बैरियर एग्जामिनेशन बूथ बोल रहे हैं। इसमें अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लिया जाएगा, फिर और भी अलग अलग टाइप से आपके अंदर जो सिम्टम अगर कुछ है तो उसका यहाँ पर एनालिसिस होगा। इसके अलावा आपका डिसइंफेक्शन भी होगा। तो दोनों तरह की चीज़ें हो गई यहाँ पे। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन बनाया गया है। ये क्या करता है, एक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है, उसके अलावा यहाँ स्प्रे किया जाता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल्स को, जिससे कि डिसइंफेक्शन होता है। इसके बाद डिसइंफेक्शन वॉकवे है। अब ये देखिए, ये आप लोग जहाँ भी किसी भी बड़े बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो वहाँ पर इस तरह का कुछ सिक्योरिटी होता है, तो उसी तरह का ये वॉकवे बनाया गया है। ये क्या करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा। अब इसके दो फायदे हैं, एक तो कम स्पेस पे आप लोग डिसइंफेक्ट कर पा रहे हैं, इसके अलावा शैडो एरिया भी बहुत कम होगा, यानी कम स्पेस में आप लोग ज़्यादा लोगों को कवर कर पाएंगे। फिर रोड सैनिटाइजर यूनिट यूज़ हो रहा है। अब ये इस तरह का कुछ ट्रैक्टर के पीछे सैनिटाइजर लोड किया जाएगा और ये रोड के ऊपर स्प्रे किया जाएगा, तो इससे फिर रोड पर भी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। एंटी माइक्रोबियल कोटिंग डेवलप हो रहा है। अभी हम लोग इससे हम लोग किस चीज़ को कोट करेंगे, कोई भी टेक्सटाइल हुआ, कोई भी प्लास्टिक मटेरियल हुआ या फिर कुछ और भी मटेरियल हुआ, तो उसके ऊपर हम लोग एंटी माइक्रोबियल कोटिंग करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूवी इरेडिएशन के थ्रू यहाँ पर हम लोग कोटिंग करेंगे। अब करता क्या है ये कोटिंग, ये जो पैथोजेंस है उनके मेम्ब्रेन को परमिएबलाइज कर देता है। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए पैथोजेन है, इसका जो ये मेम्ब्रेन है, जो सेल है, तो इसके पार चला जाता है केमिकल, इस वजह से माइक्रोब मर जाता है। तो ये हो गया एंटी माइक्रोबियल कोटिंग का इस्तेमाल। फिर एयर प्योरिफिकेशन स्क्रबर का भी यूज़ होगा, इसको शॉर्ट में BAPS बोल रहे हैं। अभी तो ऑलरेडी ये यूज़ होता है, नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में स्क्रबर को यूज़ किया जाता है पोल्यूशन रिमूव करने के लिए, लेकिन अब हम लोग इसको इंडोर एयर पोल्यूशन के ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे। DST की एक नई क्या अपडेट है कि एक निधि प्रयास करके नया उन्होंने लाया है। ये निधि प्रयास का क्या फुल फॉर्म है पहले वो देख लेते हैं। निधि का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। मतलब कि इस इनिशिएटिव के थ्रू आप लोग किसी भी इनोवेशन को डेवलप करेंगे और इसको यूटिलाइज करेंगे, हार्नेस करेंगे। और प्रयास का क्या फुल फॉर्म है कि प्रोमोटिंग एंड एक्सिलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए यंग है और बहुत ही एस्पायरिंग इनोवेटर है, तो उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको एक्सिलरेट किया जाएगा। तो ये निधि प्रयास क्या कर रहा है कि मतलब इन शॉर्ट इनोवेशंस को प्रमोट कर रहा है। अब इसी के थ्रू आयन जनरेटर मशीन का डेवलपमेंट हुआ है। ये क्या करता है, कोई भी वायरस है तो उसके पॉपुलेशन को कम करता है, यानी कि वायरल लोड को कम करता है। एक बात तो ये हो गई। अब ये जब फिगर देख रहे हैं, ये कोरोना का ये डायग्राम जो है लेटेस्ट रिलीज हुआ है, 3D स्ट्रक्चर रिलीज हुआ है, इस तरह कुछ दिखता है कोरोना का वायरस। फिर हमने कुछ ड्रग्स और वैक्सीन भी डेवलप किए हैं। जैसे एक तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, रेमडेसिविर करके डेवलप हुआ है। ये मोस्ट पोटेंशियल ड्रग हम लोग इसको मान रहे हैं। फिर इसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि क्विनिन का डेरिवेटिव है, तो इसको भी ड्रग में यूज़ किया जा रहा है। फिर एजिथ्रोमाइसिन हो गया, फ्लेविपैरावीर हो गया, लुपिनिवीर हो गया, तो ये सब ड्रग्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटीबॉडी बेस्ड थेरेपी भी हो रही है, जो मैं आपको पहले भी थोड़ा देर बता चुका हूँ। फिर एक्टिव वायरोसोम से भी वैक्सीन बनाने वाले हैं और इम्यूनो डायग्नोस्टिक किट का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा फाइटो फार्मास्यूटिकल्स पर भी काम चल रहा है। फाइटो का क्या हो गया, प्लांट बेस्ड हो गया, डेरिवेटिव हो गया। एग्जाम्पल के लिए कालमेघ, कालमेघ भी एक प्लांट प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, पैथोजेंस में जो क्रिटिकल प्रोटीन है
उनको इनहिबिट कर देता है। इस वजह से क्या पैथोजन की फंक्शनिंग जो है वो खत्म हो जाती है। क्रिटिकल प्रोटीन का एक एग्जांपल हो गया सीएल प्रोटीनेज। प्रोटीनेज कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्रोटीन है तो उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा, उसको ये ब्रेक डाउन करेगा। तो इसी तरह पैथोजेंस में कालमेक को यूज करके हम लोग इनहिबिट करने वाले हैं क्रिटिकल प्रोटीन्स को। चलिए अब अगले डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं। फिर मेडिकल डिवाइसेस और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीपीई भी बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इनके ऊपर भी काफ़ी इनोवेशन हो रहा है। जैसे वेंटिलेटर्स बनाए जा रहे हैं। वेंटिलेटर क्या होता है बेसिकली, किसी भी केस में अगर लंग फेलियर हुआ है तो उनको ये एड करता है रेस्पिरेशन में। अब आप इन शॉर्ट फॉर्म्स का ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाए। एक तो एम्बू बैग क्या होता है, एम्बू बैग का फुल फॉर्म हो गया आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। तो नाम से पता चल रहा है कि ब्रीदिंग में हेल्प करेगा। एम्बू बैग को हम लोग बैग वाल मास्क भी बोल रहे हैं, जो कि ब्रीदिंग में असिस्ट करेगा। फिर है बाईपैप सिस्टम, फुल फॉर्म हो गया बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अगले पे आते हैं रेस्प एड। अब ये क्या करेगा, ये रेस्पिरेशन असिस्टेंस में करेगा, इंटरवेंशन डिवाइस है ये। फिर एक प्राण वायु है, ये लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर है। तो आप लोग इन वेंटिलेटर्स का नाम ध्यान रखेंगे, एक तो एम्बू बैग हो गया, एक बाईपैप हो गया, एक रेस्प एड हो गया और एक प्राण वायु हो गया। इसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे आते हैं। अब कौन कौन से टाइप के इक्विपमेंट हो सकते हैं, जैसे फेस मास्क हो गया, फेस शील्ड हो गया। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं। अब ये हम लोग जो कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग ASTM स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। यानी कि कुछ भी सैंपल है उसकी हम लोग क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। ये उसी उसी का कुछ स्टैंडर्ड बनाया गया, तो उसको हम लोग ASTM स्टैंडर्ड्स बोल देते हैं। तो अब कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो है स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, जैसे कि फेस मास्क हो गया, फिर फेस शील्ड हो गया। इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इनकी 3D प्रिंटिंग की जा रही है। हम लोग फेस शील्ड का एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो इंसान को देख रहे हैं, इसने ये फेस शील्ड पहना हुआ है। तो अब फेस शील्ड में क्या है, एक तो हो गया इसका एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन आपको दिख रहा है, तो वो सेल्यूलोज एसीटेट का बना हुआ है। और इस ये किसी किसी फ्रेम से जुड़ा हुआ है, उस फ्रेम क्या किससे बना है, पॉलीलैक्टिक एसीटेट से बना है। तो ये फेस शील्ड के बारे में हो गया। फिर रिसेंटली क्या नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है मास्क को बनाने में। अब नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर नैनो मेश का यूज़ हो रहा है, अगर प्रिसाइजली हम लोग बात करें तो। इसके अलावा सरकार और बाकी एजेंसीज भी कुछ एफर्ट्स ले रही हैं कोविड-19 को टैकल करने के लिए। जैसे किट्स बनाए जा रहे हैं, डायग्नोस्टिक किट्स बनाए जा रहे हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाई जा रही है, वैक्सीन के डेवलपमेंट पर काम चल रहा है। फिर जो भी डेटा कलेक्शन हो रहा है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। सेंटिनल्स के थ्रू सर्वेलेंस हो रहा है। सेंटिनल क्या है बेसिकली, समझ लीजिए एक रोबोट है, इसके थ्रू हम लोग सर्वेलेंस कर रहे हैं। ये डिटेक्ट करता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन को। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये क्या है, ये नोडल एजेंसी है टेस्टिंग के लिए। फिर एक नेशनल टास्क फोर्स भी बनाया गया है। ये क्या है, इसकी कुछ रिसर्च प्रायोरिटीज़ होंगी और ये कुछ पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करेगा। तो ये कुछ एफर्ट्स हैं कोविड-19 को कम्बैट करने के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। जैसे एक इंसान है इग्नास सेमेल्विस, इनको हम लोग फादर ऑफ हैंड हाइजीन बोलते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों। पहले के ज़माने में क्या होता था कि मियास्मा थ्योरी मानी जाती थी। मियास्मा थ्योरी क्या थी, कि अगर किसी इंसान ने कुछ एक पॉइजनस, जो बदबूदार पॉइजनस वेपर को अगर किसी ने सूंघ लिया, इनहेल कर लिया, ब्रीद कर लिया, तो उसके वजह से वो बीमार पड़ जाता है, उसको कोई डिजीज़ हो जाता है। पहले ये थ्योरी मानी जाती थी। फिर इन्होंने, इग्नास सेमेल्विस ने क्या किया, इन्होंने बताया कि हैंड हाइजीन और डिजीज़ के फैलने में एक कनेक्शन है, बहुत ही पॉजिटिव कोरिलेशन है, इन्होंने बताया। अब उस टाइम के साइंटिस्ट जो थे वो मियास्मा थ्योरी में मानते थे, तो उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इग्नास सेमेल्विस की हैंड वॉशिंग थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। वो फिर भी डिमोटिवेट नहीं हुए, उन्होंने फिर अपने जो हॉस्पिटल में है उन्होंने हैंड वॉशिंग थ्योरी को यूटिलाइज किया। तो इस वजह से क्या था, बाकी जगहों पर 18% डेथ रेट था और उनके हॉस्पिटल में सिर्फ 1% डेथ रेट था। तो काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस था, ड्रास्टिक रिडक्शन था हैंड वॉशिंग के वजह से।
लेकिन फिर भी साइंटिस्ट काफ़ी जिद्दी थे उस टाइम के, तो उन्होंने इनकी थ्योरी को फिर भी रिजेक्ट करते रहे बार बार। तो इस रिजेक्शन की वजह से इनको, इग्नास सेमलविज को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, बाद में उनका हेल्थ भी गिर गया और उनका फाइनली 1965 में डेथ हुआ। लेकिन फिर लेटर क्या है कि लेटर उनके इस थियोरी को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हैंड वॉशिंग की वजह से बहुत सारी बीमारियों को रोकी जा सकती है। फिर इसलिए हम लोगों ने उन्हें बाद में फादर ऑफ हैंड हाइजीन भी बोला, और अक्टूबर 15 को हम लोग ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग आंसर राइटिंग में इस क्या बोलते हैं, इस स्टोरी को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ पैंडेमिक्स के ऊपर बहुत टाइम से वॉर लड़ते आए हैं, तब कुछ इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक तो हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं कि एक को एवोल्यूशन कंसेप्ट होता है, जिससे बेसिकली क्या, एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म भी इवॉल्व करता है, फिर उनमें कुछ कंपटीशन होता है और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। एक ये कुछ हम बात पहले पढ़ चुके हैं। अब एक रिचर्ड डॉकिंस करके एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने एक बायोलॉजिकल आर्म रेस दिया। ये क्या है? ये क्या कहता है कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है, ताकि वो लोगों को मार सके, और इस वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं। तो उनमें बायोलॉजिकल आर्म से जो है इसका रेस होता है। जैसे अलग अलग पैथोजन हो गया, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, तो उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो है सिचुएशन आता है। इस चीज़ को यूज़ करके भी वो क्या है, एंटीबायोटिक्स के ऊपर उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप किया है। तो एक बात तो हो गई ये। अब कुछ हम लोग पैंडेमिक्स को देखते हैं। जैसे सबसे पहले प्लेग पैंडेमिक, बैक्टीरिया बेस्ड था ये। एर्सीनिया पेस्टिस करके बैक्टीरिया था। आज तक 3 बार हुआ है, 3 पैंडेमिक का केस है। इसको हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे ब्लैक डेथ हो गया, ब्लैक प्लेग हो गया, फिर ग्रेट ब्यूबोनिक प्लेग हो गया। ये सब हम लोग इसका अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे पहली बार कब हुआ था? 541 क्राइस्ट एरा में हुआ था, और इसका लास्ट जो इंसिडेंस था वो 1665 में था। इसके बाद नहीं हुआ है ये। फिर अगले पैंडेमिक पे आते हैं, जो कि है इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक। ये वायरस बेस्ड है, वायरल है। इसको स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। 2 बार हुआ था पहले, 1918 में और 1920 में। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये H1N1 बेस्ड था। आप लोग जानते होंगे H1N1 जो कि स्वाइन फ्लू कॉज करता है। H हो गया हीमाग्लूटिनिन और N हो गया न्यूरामिनिडेज। तो ये H1N1 की वजह से ऐसा माना जाता है कि ये स्पेनिश फ्लू हुआ था उस टाइम, और ये डेडलीस्ट पैंडेमिक था उस टाइम के अराउंड। फिर 1957 में एशियन फ्लू आया, जो कि H2N2 की वजह से हुआ। 1968 में हांगकांग फ्लू आया, जो कि H3N2 की वजह से था। और फाइनली 2009 में हमने देखा था कि H1N1 बहुत स्प्रेड हुआ था, जिसको हम लोग स्वाइन फ्लू बुला रहे थे। इन्फ्लुएंजा को टैकल करने के लिए WHO ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसको हम लोग ग्लोबल इन्फ्लुएंजा स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ये 2019 से 2030 तक ये एक्टिव रहेगा। फिर बैक्टीरियल एक पैंडेमिक था, कोलेरा पैंडेमिक। ये लगभग 100 सालों में 1817 से 1923 तक ये लगभग 6 बार ये हुआ, करीब करीब 10 से 15 साल के डिफरेंस पे। और इसके वजह से हम लोगों ने मॉडर्न पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस शुरुआत किया। HIV एड पैंडेमिक बहुत पॉपुलर है, आप लोग को पता ही है। 1981 में वो ऐसा बोला था, इसकी शुरुआत हुई थी सेंट्रल अफ्रीका से। 75 मिलियन केसेस इसके अब तक देखे जा चुके हैं, जिसमें कि सैडली 32 मिलियन पीपल जो है उनकी डेथ हो चुकी है। लास्टली हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। इसकी कोविड जो कोरोना वायरस है, उसकी डिस्कवरी हुई थी 1960s में। अब कुछ कारण बोले जाते हैं जिसकी वजह से ये कोविड हुआ है। एक तो ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है, ग्लोबलाइजेशन ने इसको कॉज किया है। एक इंसान इजीली दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है आज के ज़माने में। अगर कोई इन्फेक्ट हुआ है तो वो दूसरी जगह ट्रैवल करता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इस वजह से वायरस एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। क्लाइमेट चेंज को भी कॉज बोला जा रहा है कोविड-19 के लिए। ऐसा क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें पता है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे पोलर आइस कैप्स हैं, वो मेल्ट कर रहे हैं। अब पहले के ज़माने में और इसमें जो भी वायरस जो ट्रैप्ड थे इस बर्फ़ के अंदर, तो अब गर्मी की वजह से वो पिघल जा रहे हैं। इस वजह से वो इन्वायरमेंट में उनका रिलीज़ हो जा रहा है। तो इसलिए जो है कोविड फैल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। और सैडली हम लोगों का नेचर के साथ रिलेशनशिप जो है वो डिस्टोपियन हो गया है। डिस्टोपियन कहने का मतलब क्या है
कि ऐसा एक स्टेट मानिए, एक ऐसा कंडीशन मानिए जहाँ पर सफरिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग डिस्टोपियन वर्ल्ड बोलते हैं। इसका एंटोनिम हो गया यूटोपियन। तो अब हमारा डिस्टोपियन रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि एक तो देखिए हम लोग बहुत लार्ज स्केल पे हम लोग एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं, जिस वजह से सुपर बग का डेवलपमेंट हुआ है। और हम लोग फूड फार्म का भी हम लोग एक कंसेप्ट लेकर आ गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही लार्ज स्केल में हम लोग कैटल रैंचिंग करते हैं, फिर हम लोग पिग्स का हम लोग फार्मिंग करते हैं, चिकन का फार्मिंग करते हैं। तो इस वजह से हमारा नेचर के साथ रिलेशनशिप कैसा है? डिस्टोपियन है। कोविड-19 के बारे में एक सैड फैक्ट ये है कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है। मतलब कि अगर हम लोग इस तरह से अगर ग्राफ बनाएं इसका, तो ऑलमोस्ट ऐसे इसका जो है इसका ग्रोथ हो रहा है, इसका पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रहा है। और ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। कोरोना वायरस के कुछ होस्ट देख लेते हैं। एक तो कैमल है, फिर पिग है, और बैट तो आप लोगों को पता ही हो कि बैट्स की वजह से फैला है इस बार। अब जनरली ये होस्ट होते हैं। रेयर केसेस में क्या होता है कि जो वायरस है जूनोटिक हो जाता है। जूनोटिक कहने का मतलब कि इन एनिमल्स के थ्रू हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर ये वायरस आ जाता है, उसको हम लोग जूनोटिक बोलते हैं। फिर 2002 में सार्स करके भी जो आया था वो कोरोना से रिलेटेड ही था। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम उसका फुल फॉर्म था। ये चाइना में इसका ओरिजिन था। इसके बाद 2012 में मर्स आया। मर्स क्या है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सऊदी अरेबिया में इसका ओरिजिन था। और अभी का तो आपको पता ही है कि ये चाइना के वुहान में इसका ओरिजिन बोला जा रहा है। अब कोविड क्या करता है, ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अपर पोर्शंस को ज़्यादा अफेक्ट करता है, बैडली अफेक्ट करता है। अच्छा, एक जो थ्योरी है कि चाइना ने इस वायरस को इंजीनियर करके बनाया, ऐसा कोई एविडेंस अब तक मिला नहीं है। तो हम लोग ऐसा श्योरली कह नहीं सकते हैं कि चाइना ने इस वायरस की इंजीनियरिंग की, इसको खुद उन्होंने डेवलप किया है, उन्होंने बायो वेपन डेवलप किया, ऐसा हम लोग कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा दो और चीज़ जानते हैं। एक तो वायरस के अंदर हमने देखा डायग्राम में कुछ हुक्स होते हैं। अब ये हुक्स के थ्रू क्या करते हैं, ये हमारे सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं इससे बाइंड करते हैं। इसके बाद ये एक क्लीवेज करते हैं, क्लीवेज साइट बनाते हैं, मतलब कि वो जो सेल है, सेल के अंदर छेद करके ये अंदर घुस जाते हैं। तो ये इनका जो है मैकेनिज्म है हमारे सेल के अंदर एंटर करने का। फिर माइक्रोफाइबर क्लोथ्स के ऊपर भी कुछ काम चल रहा है जो कि वायरस से प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? बेसिकली ये वैंडर वाल फोर्स को यूज कर रहा है। अब वैंडर वाल फोर्स क्या है? ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, यानी कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकना, तो ये वैंडरवाल फोर्स की वजह से ये चिपकते हैं ये। इसके अलावा यहाँ पे डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। अब डाइपोल क्या है? डाइपोल ऐसा समझिए कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी बहुत ही छोटे लेवल पे मैग्नेटिज्म जो होता है उसको हम लोग डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो वैंडरवाल फोर्स जो है वो इसी चीज को यूज करता है। अब इसका नेचुरल एग्जांपल क्या है? जो लिजर्ड है, जो छिपकली है, उसके पैर में छोटे छोटे सीटे होते हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। ये क्या है? सीटे क्या है? स्पैचुला शेप ब्रिसल्स, यानी कि कुछ चम्मच जैसा मान लीजिए कुछ ब्रिसल्स होगा, यानी कि ब्रश टाइप का होंगे कुछ। तो ये है सीटे। आप देख रहे होंगे कि इसी के थ्रू जो लिजर्ड है, जो छिपकली है, ये दीवार पर चिपकता है। इसी को हम लोग यूज करके हम लोग कपड़ा बना रहे हैं, जिसको हम लोग माइक्रोफाइबर बोल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग छोटे लेवल पे देखिए आप कितना है। अब इस जो कॉन्सेप्ट हुआ कि हम लोगों ने एक एनिमल के थ्रू उसके हम लोग मिमिक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया चीज डेवलप कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बायोमिमेटिक्स, यानी कि जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है उसके हम लोगों ने मैकेनिज्म को कॉपी करके कुछ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो हम लोगों के काम आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके स्टिकी नोट्स भी बनाया जाता है। फिर जो रीयूजेबल टेप्स होते हैं उसका भी डेवलपमेंट होता है इसको यूज करके। कुछ और बायोमिमेटिक्स का एग्जांपल देखते हैं। जैसे जो आप ये जो रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स का जो ये पैर होता है, तो उसको उसके कंसेप्ट के सिमिलर होता है ये टायर। फिर आप जो किंगफिशर देख रहे हैं बर्ड, इसका चोंच देखिए पतला है, इस वजह से इसको उड़ने में हेल्प मिलती है। तो इस वजह से हमने बुलेट ट्रेन डेवलप किया जो कि बहुत तेजी तेजी मूव कर पाता है। फिर मछली को यूज करके इस तरह का कुछ कार बनाया गया। फिर जो ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको यूज करके इस तरह के रोबोट्स बनाए गए, ड्रोन्स बनाए गए हैं।
तो ये कुछ बायोमिमेटिक्स के एग्जाम्पल हो गए। माइक्रोफाइबर क्लोथ का क्या एक इम्पोर्टेंस है कि ये वायरस पार्टिकल को रिमूव करने में हेल्प करता है, तो इस वजह से हम लोग इसको मास्क में यूज करेंगे। अब देखिए थ्योरेटिकली तो ये इतना इसमें बड़ा छेद होता है कि वायरस इससे एंटर कर सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि मास्क को यूज करने से कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत हद तक कम हुआ है। आप लोगों को जब मास्क यूज करते हैं तो आप लोगों को इसका प्रॉपर केयर भी रखना है। कोशिश कीजिए कि उनको आप वॉशिंग मशीन में धोएं, और उसके बाद उसको सन ड्राई करें, उसको धूप में सुखाएं, नॉर्मली उसको इधर उधर ना सुखाएं। फिर ग्राफीन के ऊपर भी कुछ काम चल रहा है और हम लोग 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं ग्राफीन बेस्ड मटेरियल्स का। इससे हम लोग एक तो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस बना रहे हैं, फिर हम लोग ड्रग डिलीवरी में भी हम लोग ग्राफीन बेस्ड मटेरियल को यूज कर रहे हैं। ग्राफीन क्या है बेसिकली? ग्राफीन कार्बन का आप समझिए कि एक छोटा भाई है, कार्बन कार्बन का ही स्ट्रक्चर है इसमें। फिर बायो सेंसिंग भी करने वाले हैं हम लोग इससे, तो कुछ हम लोग ट्रांसड्यूसर बनाने में इसका हेल्प लेंगे। अब ट्रांसड्यूसर क्या है कि अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं अपने बॉडी में, तो जो भी बायोकेमिकल सिग्नल है, ट्रांसड्यूसर उसको मेजरेबल सिग्नल में बदल कर बायोसेंस करने में हेल्प करता है। ग्राफीन बेस्ड मटेरियल से हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी बनाने वाले हैं। फिर जो हम लोगों ने एंटी माइक्रोबियल कोटिंग की बात की थी, ये वहां पर भी यूज होने वाला है। डायग्राम में देखिए कि ये कुछ इस तरह का ग्राफीन का स्ट्रक्चर होगा, इससे हम लोग ये मास्क बना रहे हैं, फिर ये फेस शील्ड भी बना रहे हैं, तो ये अलग अलग डेवलपमेंट है। और ये जब डायग्राम देख रहे हैं, ये देखिए, ये नीचे देख रहे हैं, ये बेसिकली एक एंटीबॉडी है, और इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर का अटैच हुआ है, ये एंटीजन है, यही वायरस है। तो एंटीबॉडी इस तरह से काम करता है, वो उसको पकड़ कर रख लेता है और रिलीज नहीं होता है। एक इन पेन डेवलप हुआ है। इन पेन क्या है? इन का मतलब है यहाँ पे इंसुलिन। तो इन पेन जो है वो इंसुलिन को इंजेक्ट करने में हेल्प करता है हमारे शरीर में। ये जो आप पेन देख रहे हैं, यही इन पेन है। इसको हम लोग मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से क्या है, हम लोग कितना डोज का हम लोग वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं इंसुलिन के डोज का। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ किया जा रहा है डिजीज़ का आइडेंटिफाई करने में और उसको डायग्नोज करने में। अब जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, शॉर्ट में एआर बोलते हैं, ये हमारी एबिलिटी बढ़ाती है किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस में, और इनफैक्ट जो डॉक्टर्स हैं उनको सर्जरी करने में भी ऑगमेंटेड रियलिटी असिस्ट करता है। फिर आजकल 5G की बात हो रही है और ये बहुत ही सुपर फास्ट होता है, तो ये हम लोग स्मार्ट हॉस्पिटल्स में इसको इंस्टॉल करेंगे। फिर जो भी मेडिकल इमेज डेटा होगा उसका हम लोग एक जगह से दूसरे जगह इजीली भेज पाएंगे, इस वजह से हेल्थ केयर इम्प्रूव होगा। 5G को यूज़ करके हम लोग टेलीमेडिसिन अपॉइंटमेंट्स में कर सकते हैं, और स्पेशलिस्ट को से एक्सेस भी हम लोग ये प्रोवाइड कराएगा। ये 5G के कुछ यूजेस हो गए। इसके बाद अब हम लोग बायोडाइवर्सिटी पे आते हैं। तो एक जूअल कैटरपिलर है, बड़ा शानदार सा जानवर है, छोटा सा, बहुत ही टाइनी होता है। ये जब देख रहे हैं, जूअल कैटरपिलर है, साइंटिफिक नेम है इसका एक्रेगा कोआ, वेरी टाइनी है। ये पाया कहाँ जाता है? साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में, जैसे मेक्सिको में हो गया, कोस्टा रिका में हो गया, फिर कुछ कैरिबियन आइलैंड्स में भी पाया जाता है। एक तो ये क्योंकि कलरफुल है, तो कलरफुल क्या करता है, इंडिकेट करता है कि बहुत टॉक्सिक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टॉक्सिक हो, लेकिन फिर भी इसके कलर की वजह से ऐसा इंडिकेट होता है कि टॉक्सिक होता है, जहरीला हो सकता है। तो इस वजह से इसको कोई अगर जानवर खाना चाहता है तो इसके कलर को देख के इसको अवॉइड करता है। फिर जो इसके जो स्पाइंस देख रहे हैं आप, ये अलग अलग स्पाइंस देख रहे हैं, स्पाइंस क्या करते हैं, ये टूट सकते हैं, ये इनको जब मन करे इनको तोड़ सकता है। तो इस वजह से ये इसको जो भी इसको जानवर खाने आए तो उसको डिस्ट्रैक्ट भी करेगा, तो इस वजह से कैटरपिलर को सेफ्टी मिलती है। ये कैटरपिलर चलता नहीं है, ये वॉक नहीं करता है, ये क्या करता है, ये रोलिंग वेव्स के थ्रू ही मूव करता है। और जब ये बड़ा होकर डेवलप होता है तो ये कुछ इस तरह का ऑरेंज कलर्ड मॉथ बन जाता है। मॉथ क्या, बेसिकली एक कीट पतंगा टाइप का समझ लीजिए। हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी देखते हैं। अब हालांकि इसने बस साइंस रिपोर्टर में क्विज के फॉर्म में आता है, तो हम लोग इसको इस तरह से देख लेते हैं। जैसे चंद्रयान 2, इसको कौन डेवलप कर रहा है? इसरो डेवलप कर रहा है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। लॉन्च मास था इतना किलो, 2379 किलो। ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्री हरिकोटा में है। ये GSLV Mark 3 बेस्ड है।
इस लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया गया था, इसलिए 3 स्टेज व्हीकल था, 3 मॉड्यूल्स भी थे। अब इसमें एक लैंडर है और एक रोवर है। लैंडर क्या करता है कि अगर ये जमीन, मान लीजिए चंद्रमा का सरफेस है, तो उसके ऊपर जाके ये लैंडर वहाँ पर जाके फिक्स हो जाता है और इसके बाद ये जो भी डेटा भेजना होता है भेजता है। इस लैंडर का हमने नाम रखा विक्रम। इसके अलावा एक रोवर भी यहाँ पर भेजा गया है जिसको हम लोग प्रज्ञान नाम से बोल रहे हैं। अभी रोवर है, समझ लीजिए कि एक बग्गी जैसा है, इसमें कुछ ऐसा चक्का लगा हुआ है और ये इधर उधर मूव कर रहा है चंद्रमा की धरती के ऊपर, तो इस वजह से भी हम लोग डेटा एनालिसिस कर पाएंगे। दो नाम इंपॉर्टेंट हो गए, एक विक्रम हो गया और एक प्रज्ञान हो गया। हम लोग मून का जो साउथ पोल है चंद्रयान 2 से हम लोग यूज करके उसका एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। इसमें 978 करोड़ का टोटल कॉस्ट आया था और प्रोजेक्ट के डायरेक्टर का नाम था मोथैया वनीता। ये कुछ चंद्रयान 2 रिलेटेड फैक्ट्स हो गए। अब हम लोग इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके पहले चेयरमैन थे विक्रम साराभाई, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम भी बोलते हैं, और विक्रम साराभाई के नाम के ऊपर ही लैंडर का नाम रखा गया विक्रम। इसरो के चेयरमैन फिर अभी कौन है, के सिवन, और डायरेक्टर अरुमुगम राजराजन। ये कुछ फैक्ट्स हो गए, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से नथिंग ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कोटेशन भी दिया है जो कि रिलेटिविटी को बताता है। एन आवर सिटिंग विथ अ प्रिटी गर्ल ऑन अ पार्क बेंच पासेस लाइक अ मिनट। मतलब अगर आप किसी सुंदर कन्या के साथ बैठे हैं, तो अगर आप 1 घंटा भी बैठे हैं तो आपको लगेगा कि बस 1 मिनट जैसा था। और अगर आप किसी गर्म तवे पर बैठे हैं, बट अ मिनट सिटिंग ऑन अ हॉट स्टोव सीम्स लाइक एन आवर। मतलब अगर आप एक गर्म तवे पर बैठे हैं, तो अगर आप 1 मिनट भी बैठे हैं तो आपको लगेगा कि आप 1 घंटे से बैठे हैं। तो इसी को हम लोग रिलेटिविटी बोलते हैं। यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी दिया था। यहाँ पे C क्या है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट है। वैसे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन थे, लेकिन 1901 में उन्होंने स्विट्जरलैंड की सिटीजनशिप ले ली थी। वो स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर गए थे। 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। किस लिए मिला था? क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स को भी रिजेक्ट किया था और उनका कहना था कि गॉड डजंट प्ले डाइस। सैडली उनका मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी रोल था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उस टाइम पे मैनहट्टन प्रोजेक्ट को यूज करके एटॉमिक बॉम्ब का डेवलपमेंट किया गया था। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सारे इन्वेंशन भी किए थे, जैसे कि उन्होंने कैसा रेफ्रिजरेटर बनाया था जिसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं थे। अब हम लोग साइंस से हट के एजुकेशन पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जो उसके बारे में देखेंगे। तो एक तो ऑनलाइन एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है वो देखेंगे सबसे पहले। अब कुछ इनिशिएटिव से पहले वो कंसिडर करते हैं। जैसे एक स्वयं है। स्वयं क्या है, स्टडी वेब, यानी कि यह वेबसाइट है जहाँ पे एक्टिव लर्निंग होगी जो भी यंग एस्पायरिंग माइंड्स हैं उसका। ये स्वयं का फुल फॉर्म हो गया। MHRD ने इस इनिशिएटिव को लाया। अब यहाँ पे क्या होगा, MOOCs का अपलोड किया जाएगा। MOOCs क्या है, मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये MOOC अपलोड किया जाएगा स्वयं के वेबसाइट पे। फिर टीचर्स के लिए एक अर्पित करके स्कीम आया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। ये भी MHRD के अंदर ही आता है और 2018 में लॉन्च हुआ था। MHRD आई गेस आप लोग को पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट है। अर्पित स्कीम जो है ये अंडर आता है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड ट्रेनिंग। तो इसके अंतर्गत इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसके थ्रू टीचर्स का ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। एक और स्कीम देखते हैं, नीट। नीट क्या है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। फिर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे। तो इसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग होगी। कहने का मतलब कि एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में कैपेसिटी अलग होती है किसी भी चीज़ को पढ़ने की, किसी भी चीज़ को समझने की। तो ये उसी चीज़ में असिस्ट करेगा। मतलब एक बच्चा अलग अलग स्पीड से पढ़ सकता है, जैसा मन करे उसको जब मन करे तब पढ़ सकता है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, AICTE।
यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके अंतर्गत भी एमओसीज जो है अपलोड किए जाएंगे, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ये क्या करेगा, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को इनकलकेट करेगा स्टूडेंट्स के अंदर, और एडेप्टिव लर्निंग तो हो ही गई। अब ई कंटेंट क्या है? ई कंटेंट बेसिकली क्या है, एक स्टैटिक कंटेंट है। उस स्टैटिक कंटेंट के अगर किसी मल्टीमीडिया से एनरिच किया गया है तो वो हो गया ई कंटेंट। स्टैटिक कंटेंट हो गया जैसे कोई टेक्स्ट हो गया, कोई भी वैल्यू एडिशन हो गया, क्विज हो गया, ग्राफ्स हो गए। अगर उसको हम लोग किसी ऑडियो वीडियो किसी एनिमेशन के साथ एनरिच कर रहे हैं तो वो हो गया ई कंटेंट। ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, एज इट इज आप लोग अपने आंसर में लिखने में यूज कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का मार्क्स जो है वो बढ़ेगा। अब ई कंटेंट के बाद हम लोग एमओसीज देखते हैं। ये क्या है, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। मैसिव कहने का मतलब अनलिमिटेड हो गया, ओपन क्योंकि इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन क्योंकि हम लोग वेब का यूज़ करने वाले हैं, और क्योंकि कोर्स है तो ये मतलब किसी भी एनुअल या सेमेस्टर सिस्टम में इसको यूज़ किया जाएगा। तो ये हो गया एमओसीज। इसके बाद जो बेसिक फिलोसफी क्या है, एमओसीज क्या है, एनी टाइम इसको हम लोग कर सकते हैं, एनी वेयर कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, एनी वन, या फिर एनी नंबर ऑफ टाइम, या फिर ये कहने का मतलब आप जितना मन चाहे उतना बार इसको आप देखिए। तो ये हो गया बेसिक फिलोसफी MOOC का। यह एक तो हाईली इकोनॉमिकल है। इसको आप कहीं भी लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट से यूज़ कर सकते हैं। कॉलेजेस में इसको यूज़ किया जाएगा, और कोई खुद का जो इंसान है वो लर्निंग का स्पेस जो है वो डिसाइड कर सकता है। तो ये कुछ बातें हो गई एमओसीज के। आप चाहे तो आप इस डायग्राम को एज इट इज़ अपने आंसर में बना सकते हैं। इससे आपका आंसर में एक तो वैल्यू इंप्रूव होगा, आप लोगों का नंबर भी बढ़ेगा। अब हम लोग आर्ट एंड कल्चर देखते हैं। अब हालांकि ये बस वर्ड यूज हुआ था साइंस रिपोर्टर में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है ओटम थुलल। थुलल का मतलब है जंप, यानी कूदना। यहाँ पर क्या होता है, ये एक डांस एंड पोएटिक परफॉर्मेंस है, यानी कि यहाँ पर नाचा भी जाता है और यहाँ पोएम्स भी सुनाए जाते हैं। ये केरला में मोस्टली पॉपुलर है, और इसके जो कुंचन नम्बियार हैं ये सबसे फेमस पर्सनालिटी हैं ओटम थुल्लल से रिलेटेड। कुंचन नम्बियार ने ही इस डांस फॉर्म को डेवलप किया था। कुंचन नम्बियार जो हैं वो वन ऑफ द 3 प्राचीन कवित्रयम है। कवित्रयम कहने का मतलब जो पोएट्स थे, अब प्राचीन तो एंशियंट हो गया, तो वन ऑफ द 3 एंशियंट पॉइंट्स है ये नम्बियार। ओटम थुल्लल में मृदंगम एक तो यूज होता है जो कि ड्रम है। उसके अलावा इदक्का यूज होता है। इदक्का क्या है, ये ड्रम है और सिंबल है। एक स्टोरी ऐसा कहा जाता है कि चकयार कुत्तू एक डांस का वो वैरायटी है। तो जब ये प्ले हो रहा था तो उस टाइम जो नम्बियार है वो मिझावू बजा रहे थे, वो प्ले कर रहे थे, और बजाते बजाते उनको नींद आ गई, वो सो गए। इस वजह से क्या उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी, उनका बहुत मजाक बनाया गया था। इसके बाद ही नम्बियार ने ओट्टम थुल्लल का डेवलपमेंट किया था, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। उस टाइम के राजा ने इसको बैन कर दिया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पॉपुलराइज हुआ। ये कुछ बात हो गई ओट्टम थुल्लल की। अब चकयार कुत्तू भी देख लेते हैं। ये बेसिकली कुत्तू का मतलब होता है डांस। यहाँ पर क्या है, ये एक परफॉर्मेंस आर्ट है, ये भी केरला का ही है। ये देखिए, ये चकयार कुत्तू कुछ इस तरह से है, और जो ओटम थुल्लल था वो देखिए इस तरह से डांस किया जा रहा है। चकयार कुत्तों के अंदर स्टोरीज बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, और ये पुराने जमाने का ये स्टैंड अप कॉमेडी भी था। ये कुछ फैक्ट्स हो गए। अब हम लोग नाट्य शास्त्र के बारे में जानते हैं। ये भारत मुनि जो थे उन्होंने नाट्य शास्त्र को का डेवलपमेंट किया था। इसके अंदर डांस, म्यूजिक और लिटरेरी ट्रेडिशंस इंक्लूडेड हैं। एक रास थियरी करके है, वो भी इसके अंदर बताया गया है। रास थियरी क्या कहता है कि जो भी परफॉर्मेंस आर्ट्स है उसका बस मेन मोटिव इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि मतलब वो बस मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे कॉन्शियसनेस बढ़नी चाहिए, उससे जागरूकता बढ़नी चाहिए, उससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये आर्ट्स का मोटिव होना चाहिए, और यही रास थियरी है बेसिकली। इसके अलावा रिसेंटली पीएम किसान है जो स्कीम था, उसका एक ऐप बनाया गया कुछ इस तरह से, देखिए। तो किसान, पीएम किसान में क्या फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसका जो ऐप है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है, जो कि
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। पीएम किसान ऐप को यूज़ करके जो जो भी फार्मर्स हैं वो अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, वो अपने आधार के डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। फिर अगर उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है, अगर कोई बैंक में उन्होंने पैसे ले रखे हैं, दे रखे हैं, तो उसकी हिस्ट्री वो देख सकते हैं। इससे एक तो अवेयरनेस भी फैलेगा किसान ऐप के थ्रू, और इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए जो कि फार्मर्स को यूज़ कर सकते हैं और उनको हेल्प मिलेगा। तो हम लोगों ने आज काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। एक तो हमने कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स देखे। उसके बाद हमने कुछ रैंडम चीज़ें देखी, जैसे नाट्यशास्त्र हो गया, फिर ओटम थुल्लर और चक्यार खुत्तू भी हो गया। फिर हमने ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे एमओसीज का यूज़ करके ई कंटेंट को डेवलप किया जा रहा है। फिर स्वयं अर्पित और नीड्स की स्कीम्स को देखा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम लोग आज जाने। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में चंद्रयान 2 और इसरो के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानकारी मिली। फिर बायोडाइवर्सिटी में हमने ज्यूएल कैटरपिलर को हमने देखा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज़ करके कैसे डिजीज़ का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, डायग्नोसिस हो रहा है, और कैसे ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ करके हम लोग सर्जरी डेवलप कर रहे हैं, ये हमने देखा। फिर इंसुलिन पेन को भी हमने देखा, जिसको इन पेन बोल रहे हैं। फिर ग्राफीन बेस्ड मटेरियल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर बायोमिमेटिक्स के थ्रू हम लोग कैसे इंसान उसको यूटिलाइज करते हैं नेचर को, वो हमने देखा। माइक्रोफाइबर क्लोथ्स बनाए जा रहे हैं जिसमें वांडरफॉल फोर्स का यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा फिर हमने अलग अलग पैंडेमिक्स को देखे, जो कि कुछ बैक्टीरियल थे, कुछ वायरल थे। फिर हमने इग्नास सेमेल्विस के बारे में जाना, जो कि जिनको हम लोग फादर ऑफ हैंड हाइजीन बोल रहे हैं, जिन्होंने मायस्मा थ्योरी को रिजेक्ट किया था और उन्होंने हैंड वॉशिंग थ्योरी दी थी। फिर कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके। वेंटिलेटर्स बनाए जा रहे हैं जिसमें हमने एम्बू बैग, बाईपैप, रेस्पिरेट और प्राण वायु देखे थे। फिर कुछ ड्रग्स और वैक्सीन भी डेवलप किए जा रहे हैं, ये हमने कोरोना का स्ट्रक्चर देखा था। फिर निधि प्रयास के अंतर्गत कैसे एक आयन जनरेटर मशीन बनाया गया जो कि वायरस के लोड को कम करता है। फिर स्क्रबर का को यूज़ किया जा रहा है इंडोर एयर पोल्यूशन के डेवलपमेंट में। फिर ये कुछ इस तरह का डिसइंफेक्शन वॉकवे है, ये रोड सैनिटाइजर यूनिट है। एक ये इस तरह का एग्जाम डिसइंफेक्टेड एग्जामिनेशन बूथ है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन भी है यहाँ पर। फिर पेपर स्ट्रिप का टेस्टिंग किट बनाया गया है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सैनिटाइजर्स के ऊपर अलग अलग इनोवेशन हो रहा है। ये फुट ऑपरेटेड वाटर टैप है। तो हमने आज काफ़ी कुछ देख लिया। आई होप आप लोग को कुछ ना कुछ ये जानने को मिला होगा, आप लोग का नॉलेज गेन हुआ होगा। अगर आप लोग कुछ कन्फ्यूजन होता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर अगर आप लोगों को कुछ हेल्प मिला तो आप लोग हम लोग को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।